आफ्ताब हुसैन साहब से अपील की है कि कम से कम इस इलेक्शन में हमें मौका दे दे। आपको तो आवाम ने बड़ा मौका दिया है, अगर वे ड्रा कर ले तो कराची शहर शुक्रिया अदा करने में बुखल से काम नहीं लेगा। क्या बना आई इस्लामी से क्या बना जी, उनसे कहते हैं 23 ओ आप हमारे गरीब खाने पे आइए, हम पिटाई जी नहीं, हम आपको मिठाई जी खिलाएंगे। नबील कबूल कहते कि पोलिंग बूथ खाली पड़े थे, 1,40,000 वोट किधर से आ गया। अब तो अच्छा है, अब तो रेंजर हो गए, एक अंदर एक बाहर। अब देखेंगे 23 तारीख को कितने वोट पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कराची के ऊपर बात करेंगे, लेकिन कराची पर जाने से पहले आज चीनी सदर का जो पाकिस्तान का इंतहाई अहम तरीन दौरा है, उस पर एक ऑब्जर्वेशन और शायद थोड़ा से कमेंट्स भी अगर हम ले लें उस पर। चीनी सदर आज एक इंतहाई अहम और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम दौरा है। 45 अरब डॉलर से ज्यादा के मायदों पर दस्तखत होंगे, लेकिन जिसमें सबसे अहम चीज या इंटरेस्टिंग चीज नजर आई जब रिसीव किया गया चीनी वजीर आजम को एयरपोर्ट पर, या जब ये साइनिंग सेरेमनी थी। अगर हम फुल स्क्रीन पर दिखा सके, तमाम वज़ीर जो मौजूद थे वहां पर सवाए जो मुशीर खारजा है उनका ताल्लुक पंजाब से, और पंजाब के वजीर आला तो पेश हर जगह नजर आए, कोई दूसरा वजीर आला इन तकरीबात में हमें नजर नहीं आया। सिंध को, खैबर पख्तूनख्वा को और बलूचिस्तान को ऐसे क्यों इग्नोर किया गया। फ्रंट रो आप देख सकते हैं, ये तमाम फ्रंट रो इस वक्त पंजाब के अहम वज़रा, लेफ्ट से शुरू करें राइट तक जाएं, जो वजीर आजम साहब की किचन कैबिनेट भी मानी जाती है वो है। अगर एयरपोर्ट पर उनकी रिसीविंग देखें तो एयरपोर्ट पर भी तमाम वज़रा यही थे जो मौजूद थे। क्या वजह है कि कहीं दूसरे शहर का, दूसरे सूबे का कोई वजीर नजर नहीं आता, दूसरे सूबे के वज़रा आला को क्यों दावत नहीं दी गई इनको रिसीव करने के लिए। ये बड़ा सवाल है। थोड़ा सा एक छोटा सा रिमार्क हम इस पर ज़हीम कादरी साहब का लेना चाहेंगे। ज़हीम कादरी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, तर्जुमान है वजीर पंजाब के। ज़हीम कादरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये इतना अहम दौरा है, ज़ाहिर है पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, वजीर आला पंजाब तो मौजूद हैं, मुझे कोई दूसरा वजीर आला में क्यों नजर नहीं आया किसी जगह, कोई दूसरा सूबे का वजीर क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहा वफाक। मैं तो काशिफ बहुत शुक्रिया। एक तो आपने दूसरे सूबों के वज़रा की बात की, तो जतोई साहब भी थे, और जो हमारे KPK से मिनिस्टर हैं हज एंड औकाफ के वो भी थे, मजीदी उमूर के वजीर जो है वो मौजूद थे। सिंध से जो हमारे लोग कराची से हैं मिनिस्टर साहब वो भी थे। आला देखे, मैंने पहले ये डिस्टिंक्शन कर दी है। मैंने आप वैसे तो मुशीर खारजा भी आपके मौजूद थे जिनका ताल्लुक बाहर से है, लेकिन ये आप ये कतार तो देखें जहाँ पे वजीर आला खड़े, वजीर आला मौजूद है, बाकी वज़रा आला क्यों नहीं हमारे। हाँ, ये देखें, आपने वजीर आला पंजाब की बात की है, तो जिस दिन ये प्रोग्राम, जो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का किसी भी गैर मुल्की हेड ऑफ स्टेट का अहम तरीन दौरा है, और न सिर्फ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है जो फिनोमिनल ही नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड भी है कि चाइना जैसे मुल्क ने आज तक, या किसी भी बड़े मुल्क ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हो, और उस इकोनॉमिक कॉरिडोर पे जो पाकिस्तान की माशी तकदीर बदलने जा रहा है, अपनी तमाम तर एबिलिटीज के साथ अप्लाई किया हो। जहाँ तक आपने वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया, तो मैं ये बात वाज़े तौर पर अर्ज करना चाहता हूँ कि वो फोकल पर्सन रहे हैं पहले दिन से। जितनी भी एग्रीमेंट्स हुए हैं उन तमाम में उन्होंने खुद 5 बार चाइना जाकर, और ये इनिशिएट आज के नहीं हुए, मैं खुद पहली बार जब वो चाइना गए थे उनके साथ गया, और जो हमारा तोसा का अपलिफ्ट था 280 मेगावाट्स का, उसमें मिनिस्टर एनर्जी मैंने दस्तखत किए, लेकिन बस बदकिस्मती से वो सॉवरन गारंटी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ना मिलने की वजह से। सर, ये आपकी बात ठीक है, अगर वो फोकल पर्सन है भी, बाकी वज़रा आला फोकल पर्सन नहीं। अगर आप ये कॉरिडोर बनाएंगे, हजूर ये कॉरिडोर पंजाब में नहीं बनने जा रहा, गिलगित से शुरू करना पड़ेगा। खैर गिलगित बल्तिस्तान GB का वजीर आला को या किसी को बुला लेते, या आपको ये जिधर से खैबर पख्तूनख्वा से गुजारना पड़ेगा, आप वहां से उनके वजीर आला को भी बुलाना चाहिए था। कहीं ना कहीं बलोचिस्तान गवादर तक पहुंचेगा, बलोचिस्तान के वजीर आला को बुला लेते साहब। मैं अर्ज करता हूँ,
कि यहाँ पे पंजाब केपी के या सिंध या बलूचिस्तान की बात नहीं थी। यहाँ पे उस फोकल पर्सन की बात हो रही है जो इन तमाम प्रोजेक्ट्स का इनिशिएटर है, जिसने इन तमाम प्रोजेक्ट्स पे न सिर्फ गुफ्तगू की है बल्कि उनकी निटी-ग्रिटीज को, उनकी फिजिबिलिटीज को, उनकी जो फाइनेंशियल और फिजिकल फिजिबिलिटीज है उस पर काम किया है। सर लेकिन वो पंजाब के वजीर आला है, ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स की आप बात करें ज़हीर कादरी साहब, इसका ताल्लुक सिर्फ पंजाब से नहीं है। पंजाब, he was the focal person of all these projects conceived by initially him and then transformed by the federal government. सो पंजाब के वजीर आला फेडरल गवर्नमेंट पंजाब के वजीर आला फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर अब नेगोशिएशंस कर रहे हैं। नहीं, आज की नहीं कर रहे हैं वो तो। जरा सईद गनी साहब को मैं सुन लूं, सेनेटर सईद गनी साहब भी मौजूद है, जरा इनको तो फिर हर शख्स पाकिस्तानी बन के सोचता है। सर पाकिस्तानी बन के सोचते तो सारे वज़ीर आला को होना चाहिए, पाकिस्तानी बन के सोचना। मैं यही तो कह रहा हूं कि प्रोजेक्ट सिर्फ पंजाब के नहीं है साहब, पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर ये प्रोजेक्ट नहीं लगाए जा रहे। मैं इसीलिए जरा इनसे भी ले लें, इनसे भी मैं जरा इनका ओपिनियन ले लूं। सईद गनी साहब, ये बड़ा मसला है। लगता ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना सिर्फ वज़ीर आला पंजाब नहीं है, वो वजीर खारजा भी हैं पाकिस्तान के, चूंकि अभी वो जब डेलीगेशन गया। अच्छा मुझे बात करने दें, वजीर पानी बिजली भी हैं इस पर। अच्छा, जो डेलीगेशन गया सऊदी अरब, बड़ी दिलचस्प बात है कि उसमें जो वज़ीर आज़म साहब के मुशीर हैं, जो इक्विवेलेंट होते हैं फेडरल मिनिस्टर के, सरताज अजीज साहब वो भी थे, लेकिन उस डेलीगेशन को लीड किया शहबाज शरीफ साहब ने, जो एक चीफ मिनिस्टर है सूबे के। अगर आप ये समझते हैं कि जो उनके अंदर बहुत अच्छी सलाहियतें हैं कि वो फॉरेन अफेयर्स अच्छा चला सकते हैं, मरकज में लेकर आ जाइए। तो किसी को क्या एतराज है, ना मैं एतराज कर सकता हूं। लेकिन जब तक वो वजीर आला पंजाब हैं तो वो वजीर आला ही हैं। उसको आप ये नहीं कह सकते कि जी वो चूंकि फलां काम उनको दिया हुआ है, फलां काम उनको दिया हुआ है, तो फिर हम ये कहें कि सूबा जो हमजा चला रहा है। अगर ऐसा है तो फिर मतलब वो तो चला ही रहा, मतलब फिर ये बड़ी ऐसी बात है ना। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर आप चारों चीफ मिनिस्टर, आपको याद होगा जब पानी और बिजली के मंसूबे लगाने चाइना गए थे वजीर आजम साहब, एक और भी तो मंशा साहब के जहाज में यहाँ से वजीर आला साहब गए थे, पानी और बिजली के वजीर को लेकर ही नहीं गए उस एक और दिलचस्प बात ये थी कि जो बलूचिस्तान में 660 मेगावाट के वो कोयले के मंसूबे लगाए जा रहे थे, वो साइन लाहौर में हुए थे और पंजाब का बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर भी नहीं था उसमें, वो लगने बलूचिस्तान में थे। तो मेरा ख्याल है कि ये कहीं कहीं को थोड़ा सा एहतियात कर लेनी चाहिए। इससे बुरा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान के दौरे पर कुछ नहीं होता। हम तो कह रहे हैं बेहतर होगा कि अगर पूरा पाकिस्तान वफाक की नुमाइंदगी हो, आपकी आज हुकूमत कल नहीं होगी। देखें जी, सारे सियासी लीडर्स उनसे मिल रहे हैं, एक अच्छा मैसेज आएगा ना कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस इशू पर किया और उनको सपोर्ट किया कि आपके जो प्रोजेक्ट्स पर आपके साथ हैं, लेकिन अब बजाय उसके डिफेंड करें उस चीज को कि जब हमने ठीक किया है, आप ये कहें कि ये नहीं होना चाहिए तो अगली दफा बुला लेंगे। इसमें साहब के देखें कराची एक सेकंड, मैं ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या है। ज़हीम भाई मुझे तो थोड़ा ज़हीम कादरी साहब थोड़ा मैं अपना मौक़िफ़ दे दूं, फिर आप जवाब दे दीजिए। अगर ये सुन ले, सलमान मुजाहिद बलोच साहब मेंबर कौमी असेंबली है मुत्तहिदा कौमी। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखें आज चाइनीज़ प्रेसिडेंट आए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और तमाम उनके हेड्स ने और इवन के कायदे वज़ीर अल्ताफ़ हुसैन भाई ने भी उन्हें बड़ा वेलकम किया और हमारे वफ़द ने भी ख्वाहिश जाहिर की हमसे मुलाकात की जाए। लेकिन अफसोस सिर्फ इतना हुआ कि आज 45 बिलियन यानी 45 अरब डॉलर्स के जो माहिदा चाइना के साथ पाकिस्तान साइन कर रहा है, शहर कराची, अब इसको अगर ये रंग ना दिया जाए कि मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ, कराची वो है जो 72% से ज़्यादा रेवेन्यू देता है पूरे मुल्क को और पूरा मुल्क उस पर चलता है। शहर कराची के लिए इन चाइनीज़ पाकिस्तान माहिदात में कोई एक पैकेज भी नहीं रखा गया। तो हमारा तो गिला वफाकी हुकूमत से, मियां नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ की बात तो पीछे रह गई। अगर हमारा सूबे का वजीर आला होता या वहाँ से कोई वफाकी वजीर होता तो कम अज़ कम सिंध की कराची की बात तो करता। हमें तो उस हक से भी महरूम कर दिया गया, ना ही हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से कोई ओपिनियन लिया गया, ना कोई राय ली गई। तो हम तो ये सवाल करते हैं कि कराची को आप क्यों बिल्कुल आइसोलेट कर रहे हैं दीगर पाकिस्तान। अब तो लग तो ये रहा है कि जैसे आज इस्लामाबाद की सड़कें धुली हुई हैं, कलर हुआ है, फूल है, लगता है कि चाइनीज प्रेसिडेंट को शायद यही दिखाया जा रहा है, दिस इज ओनली पाकिस्तान, वेरी नीट एंड क्लीन पाकिस्तान, वेरी ब्यूटीफुल पाकिस्तान, बाकी पाकिस्तान का कोई हिस्सा ही नहीं है। ज़हीम कादरी साहब, मुझे तो इतना दुख हो रहा है आप सबकी बातों पे कि आज तो खुशी का दिन है मुल्क के लिए। हम इतनी छोटी सी बात को यकीनन मैं बिल्कुल सर, क्या आपने सिर्फ मुल्क को पंजाब को सिर्फ मुल्क बना दिया, बाकी 3 सूबे क्या करेंगे? केपी के कहाँ जाएगा, बलूचिस्तान कहाँ जाएगा, सिंध कहाँ जाएगा, गिलगित बल्तिस्तान कहाँ जाएगा, आजाद कश्मीर कहाँ जाएगा?
अगर आप सिर्फ पंजाब को ही पाकिस्तान समझ रहे हैं तो ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है इस मुल्क के लिए और कौम के लिए। आपने मेरे घर में मेरे ये जो एमकेएम के साहब है वैसे भी आजकल कुछ काफी परेशान है, पढ़ नहीं रहे चीजों को। कराची का मंसूबा भी है उसमें, और अगर क्वांटम को ये कहते हैं मुझे मिसाल दे दीजिए, ऑनलाइन बता दीजिए। 3 मंसूबे हैं, बाकी ये तो बहुत अच्छा है, हमें बता दीजिए। मैं शुरू कर रहा हूं। हमने भी असेंबली में इस क्वेश्चन को उठाया, हमें जवाब नहीं मिला। ज़हीम कादरी साहब, अभी आप भी असेंबली की लॉबी में मौजूद थे, हमने इस क्वेश्चन को उठाया, हमें जवाब नहीं मिला। कराची वालों के साथ जो आपने किए ना मेरे भाई, और जितनी इज्जत और तकरीम कराची की आपने बनवाई है सारी दुनिया को पता है। और जिस तरह आप रहे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं पूरे मुल्क के लिए खुशी का दिन है, हम भी आपकी खुशी में शरीक हैं। ज़हीम कादरी साहब, एक से बलोच साहब, लेट मी आस्क दैट। देखिए ज़हीम कादरी साहब, देखिए दौरा पाकिस्तान के लिए आए हैं, एक रिजर्वेशंस ये हैं या एक चीज जो स्टैंड आउट कर रही है कि वजीर आला पंजाब 100 बिस्मिल्लाह हो, लेकिन ये कुछ इंक्रीजिंग नहीं लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हर जगह वजीर आला पंजाब ही है, बाकी वजीर आला की क्या गलती है साहब? वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो पंजाब के दौरे पर आए हैं, पाकिस्तान के दौरे पर है साहब। ये कुछ ज्यादा माइंड करने वाली बात नहीं है। देखिए ये तो हमारे घर की बात है, अगर वो करें कल अगर वो हार्डवर्क और अपनी मेहनत के साथ अपनी जो इस मुल्क की तकदीर बदलने के प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंसीव करके चाइनीज गवर्नमेंट के साथ पिछले 8 साल से इंटरव्यूट कर रहा है, और वो फोकल पर्सन है इन तमाम कामों का। जो बाकियों को भी बुला लेते, सिर्फ इतनी सी दरखास्त है। तो आपका मतलब है कि उसको तो वजीर आला करके बुलाया नहीं गया, वो तो बेचारा 19वें नंबर पर खड़ा हुआ था गुजरने के बाद। वो तो फोकल पर्सन है कि उसने तमाम इन कामों पर 20-20 घंटे मेहनत की है पिछले 5-7 बरस में। और मैं तो समझ रहा था इस्लामाबाद में इसी असेंबली के सामने पिछले माह अगस्त से लेकर 3 महीने तक यहाँ पे 126 दिन का धरना हुआ, जिसमें चाइनीज प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का दौरा कैंसिल हुआ। वो ये माहिदा उस वक्त होने थे, ये अरबों के माहिदा उस वक्त होने थे, लेकिन पीटीआई ने नहीं होने दिए और हमारी पाकिस्तान की मईशत को उस धरने की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। आज यही नून लीग जो है पीटीआई को असेंबली में लाकर उनको सपोर्ट कर रही है। पॉलिटिक्स अब तो ये और सियासत शुरू हो गई यार। सियासत शुरू हो गई, लेकिन चले बुरा तो ना माने ना, अगर आईना दिखा रहे हैं तो बुरा तो ना माने ना। अगर एक इजाजत है मैं ब्रेक ले लूं, लेकिन ज़हीम कादरी साहब इशू ये नहीं है कि या मसला इस वक्त सरेदस्त ये नहीं है। मेरा मसला वजीर आला नहीं है भाई, मेरा मसला फोकल पर्सन है जिसने काम किया है, जिसने मेहनत की है। मैं तो मशहूर हूँ उसका पाकिस्तानी, और मैं उम्मीद करेंगे कि सब बात करेंगे। देखिए अब एक सवाल ज़हीम साहब एक सवाल उठाया है, हजूर सुन ले, सईद गनी साहब ने एक सवाल उठाया कि वो फोकल पर्सन किस कैपेसिटी में, उनको तो टास्क किया गया है आपने पंजाब चलाना है। पंजाब में ना आपकी अदालतें चल रही है, माफी चाहता हूँ, ना पुलिस काम कर रही है, ना पटवारी काम कर रहा है। आप इसको छोड़ के फोकल पर्सन पूरी कैबिनेट है, फेडरल कैबिनेट है पूरी आपके पास, अब किसी वजीर को बना दे। नहीं, वो ये दलील देना कि जनाब ये फोकल पर्सन तो जो वो ही होगा जिसको आप बनाएंगे, लेकिन हर आदमी की अपनी जिम्मेदारी है। वहां बैठे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, कॉमर्स उनकी जिम्मेदारी है, वाटर एंड पावर ख्वाजा आसिफ साहब की जिम्मेदारी है, फाइनेंस इसहाक डार साहब की जिम्मेदारी है, पंजाब की गवर्नेंस प्लानिंग के मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब हैं जो यहाँ सारा उसको कल ब्रीफिंग उन्होंने दिया ना, फिर दे दे आगे शहबाज शरीफ साहब के जी मैंने सारा किया कंसीव। काशिफ अगर कोऑर्डिनेटर के थ्रू फोकल पर्सन के थ्रू ही सारी होते चलानी है तो कैबिनेट को खत्म कर दें। हमारी मर्जी है ना, हमारे मैंडेट है। नहीं सर, मर्जी नहीं, माफी चाहता हूँ, आप ये मैंडेट शहबाज शरीफ साहब के पास पंजाब को चलाने का मैंडेट है। आईने पाकिस्तान ने आपको मैंडेट दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान ने आपको मैंडेट दिया है, अवाम ने पाकिस्तान की कौम ने पंजाब किसको आउटसोर्स किया हुआ आपने? आप अपनी मर्जी से तो नहीं चला सकते। नहीं तो अगर फरहाल तारपुर साहब ये खुद असल में पंजाब हुकूमत के फोकल पर्सन है, पूरा सिम चला रही है, हमने तो कभी सवाल नहीं किया। करना चाहिए ना जी, इसमें थोड़ी बात हुई है। अगर फरहाल तारपुर साहब सिम चलाएंगे, अगर मैंडेट नहीं है उनके पास, तो मौजूद ही नहीं। हम तो नहीं कह रहे वो फोकल पर्सन है वो चला रही है, ये तो खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, वो अगेन इनका पॉइंट वैलिड है सईद गनी साहब का, कि आप तर्जुमान के तौर पर ये एडमिट कर रहे हैं वो फोकल पर्सन है, जबकि वो इस वक्त सीएम पंजाब है जिनको पंजाब चलाना चाहिए। बहरहाल ये इशू था नहीं है, अगर सीएम पंजाब को प्राइम मिनिस्टर कोई भी टास्क दे दे उसकी ड्यूटी है उसको पूरा करे, वेरी सिंपल। ठीक है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे तो कराची के ऊपर बात करते हैं। फरीद भी हमारे साथ होंगे और फैसल वाडा साहब भी हमारे साथ होंगे। वी कम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। कराची के अवाम का असल मसला खौफ का खात्मा है और बदअमनी का खात्मा है। पाकिस्तान बदल चुका है, लोग ये सियासत अब नहीं चाहते खौफ की। कराची की जो खौफ की फिजा खत्म करने का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या मालूम कि अल्लाह के फजल व करम से हमने कराची में क्या खिदमत अंजाम दी है।
वेलकम बैक नाज़रीन। फरीद पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल वाडा साहब मौजूद हैं। इससे पहले सेगमेंट में आप सेनेटर सईद गनी साहब को देख चुके हैं, सलमान मुजाहिद बलोच साहब मेंबर कौमी असम्बली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, इनको भी देख चुके हैं, बहुत शुक्रिया। पराचा साहब, कराची और कराची का बाई इलेक्शन और बड़ी एक्टिविटी और एक खौफ का जिक्र बार बार करते हैं, कौन सा खौफ है जिसका जिक्र आप बार बार करते हैं जरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ, ये खौफ तो आप भी जानते हैं, पूरा कराची जानता है। जहां से बोरीबंद लाशें मिलें, जहां इंसान की जान की कोई कीमत ना हो, जहां लोगों को मामूली भत्ताखोरी के लिए कत्ल कर दिया जाए, जहां पर जिंदा इंसानों को जला दिया जाए, जहां पर इंसान जो है वो खौफ के एक पहरे के अंदर रहे, जहां पर एक सियासी जमात के दफ्तर से असले के पूरे डीपू पकड़े जाएं, तो आप खुद देखें कि वहां खौफ होगा या नहीं होगा। फिर एक और बात कि दुनिया भर के अंदर ये एतमाद तो होता है कि चले कत्ल हुआ है तो कहीं FIR दर्ज होगी, कोई अदालत होगी, कोई मुजरम किसी कटहरे में पहुंचेगा। कराची में किसी एक कत्ल का भी कोई कभी नहीं हुआ कि वहां पर कोई कैफरे किरदार तक पहुंचा हो। सौलत मिर्जा को फांसी की सजा हुई है, ऐसे होते हैं जी। सौलत मिर्जा को फांसी की सजा हुई है, कत्ल के केस में हुई। हाँ, मतलब ये है ना कि अभी तक तो वो भी नहीं हुई ना। मतलब ये है कि जी, और उसमें एक आदमी की फांसी से वो उन सैकड़ों अफराद का तो बदला नहीं हो सकता। जो आदमी ये कहता है कि मैंने फलाह के करने पे ये किया है, अब वो फलाह अगर ना हो और एक आदमी फांसी चढ़ जाए तो फिर इंसाफ के तकाजे तो पूरे नहीं होते। और वो जब ये कहता है कि फलाह और फलाह और फलाह थे, इनकी हिदायत पे मैंने सब किया है, तो अदालतों के अंदर यानी खुद भुट्टो साहब का केस जो है वो इस सिमन में है, वो गलत या सही, लेकिन बात जो है थी वो ये थी कि यही था ना कि जी हिदायत किसकी थी। अब ये कि यहाँ पर आप हिदायत का तो कोई वो रखे ही ना, और एक आदमी को सिर्फ सजा हुई है अभी तक, तो वो भी किसी अंजाम पे नहीं पहुंचा। फिर यह है कि जहाँ पर डिब्बे का पोलिंग स्टेशन का पोलिंग बूथ का कोई तकद्दस सिरे से नहीं है। लोगों को पता है कि वोट का हमारी ना कोई कदरों कीमत है। जहाँ धांधली होती है कराची में, नबील कबोल साहब क्या जी धांधली होती है कराची में माशाल्लाह, यानी वहां तो लफ्ज धांधली भी छोटा है, वहां तो धांधला होता है, पता नहीं क्या होता है। इलेक्शन होता ही नहीं है, इलेक्शन होता ही नहीं है। इलेक्शन क्या होता है? सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कहते हैं 2013 में कि हम नाकाम हो गया, कराची में हम इलेक्शन नहीं करवा सके। यानी जहां पे 1,40,000 वोट ले कह रहे, जीतने वाले का रिजल्ट आधे घंटे बाद आ जाता है और सारे दिन जो है वो है, और वो खुद कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं है, वहां तो पोलिंग स्टेशन खाली थे और मुझे कहा गया था कि 1.5 लाख वोट मिल जाएंगे और वही मिल गए। तो ये क्या है? यानी इसके अलावा इसका क्या हमने तो ये तो कराची को इल्जाम दे रहे हैं, किसी आप एनकेएम को इल्जाम दे रहे हैं सारे का। देखे ना, जो जीतने वाले हैं मतलब बेनिफिशियरी कौन होगा? ठीक, चले मैं फैसल वाडा साहब से पूछ लूं, फिर मैं मुत्तहिदा से इसका जवाब लेता हूं। ये जो पराचा साहब इल्जाम लगा रहे हैं, कमोबेश यही इल्जाम इमरान खान साहब भी लगाते हैं। फैसल वाडा साहब वो भी जाके कहते हैं खौफ का बुत तोड़ने आया हूं, धांधली होती थी, नबील कबूल कहता है अब नहीं होने देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। ये किस हद तक दुरुस्त है ये बात? ये कोई एप्रीहेंशन आने वाले इलेक्शन के लिए भी है आपके, जो 23 अप्रैल को होने वाला? शुक्रिया काशिफ साहब। सॉरी मेरा थोड़ा थ्रोट इन्फेक्ट हुआ है। काशिफ साहब देखें, जहाँ तक इस सीट का ताल्लुक है, मेरा स्टांस पार्टी से मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये बोलता आ रहा हूँ कि ये MQM के साथ कोई लड़ाई नहीं है सीट की, या किसी और के साथ नहीं है मुकाबला। ये उस खौफ के खिलाफ है जिसमें बोरीबंद लाश, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, चैनल्स को बंद कराना, कराची को बंद कराना, ये वो जिंदा लोगों को जला देना, जैसे कि हमारे दूसरे दोस्त ने कहा, उस खौफ के खिलाफ है। जितने नो गो एरियाज थे उनको हमने गो एरियाज बना दिया। हम वो सब जगहों पे पहुंच गए जहां ये 30 साल तक किसी को आने नहीं देते थे। आपने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर आप अफवाज के सिविल आर्म फोर्सेस ने जब एक्शन लिया, लोग मिले, सौलत मिर्जा का बयान आया, उस पर इन्होंने ऑब्जेक्ट किया। हर आदमी को ये कहते हैं, जो हमाद सिद्दीकी से लेकर फैसल मोटा से लेकर सौलत मिर्जा तक आता है, इनको कहते हैं हमारा ताल्लुक नहीं। देखिए मसला ये है कि इनको अब उस टेररिज्म, उस दहशतगर्दी से अलग करना होगा अपने आप को। पार्टी को उन दहशतगर्दों ने टेक ओवर कर लिया है।
जिनका काम ही ये रह गया है और उनकी पुष्पनाई ये कर रहे हैं, और आज तक 17 साल में 25 साल में कुछ हो नहीं सका। मैं 2-3 चीजें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं काशिफ साहब। एक तो ये कि कहते हैं हमारा ताल्लुक नहीं, कल अल्ताफ हुसैन साहब अगर किसी चीज में अरेस्ट हो गए, मुझे डर है वो ये ना कि मेरा अल्ताफ हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 2 ये कि आपको पता है अजीम तारिक जो इनका चेयरमैन था, उसका कत्ल केस बंद किसने कराया? प्रोसिक्यूशन ने। मेजर कलीम के केस में अल्ताफ हुसैन साहब कन्विक्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये सारी चार्जशीट आपने बताई है मुतहदा के ओपन कराया। मुतहदा का जवाब नहीं, मैं बता नहीं रहा सर, इस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, एक्शन कोई नहीं होता। काशिफ 2 मिनट दीजिएगा। अब जिस तरह मैंने अपने दोस्तों की गुफ्तगू सुनी, देखें जैसे जहाँ तक बात की फरीद पर सियासी जमात के दफ्तर से जो असले का डिपो निकला, तो हम तो इसको जो भी असला मिला था वहाँ से हम उसके लाइसेंस पेश कर चुके हैं और मजीद कर रहे हैं, मजीद वेरिफिकेशन में, और सारे हम तकरीबन दे चुके हैं। 105 हमने दे दिए, बाकी का जो वहाँ से ऑब्जेक्शन आया था तो वो वेरिफिकेशन में लाइसेंस उसके भी दे दिए गए। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ काशिफ, कौम से सवाल है आपके तवज्जो से कि खालिद शेख जो अलकायदा का रहनुमा था, रावलपिंडी में एक जमात इस्लामी के रहनुमा के घर से मिला नहीं मिला? अच्छा, इसके अलावा जिंदुल्ला की सरपरस्ती किसने की, तालिबान की सरपरस्ती किसने की? जो बड़े सगीर में अहमद जवाइन जो अलकायदा बड़े सगीर बनाई है, उसमें तकरीबन जमीयत के लड़के हैं। कराची यूनिवर्सिटी में कलाशनकोफ किसने इंट्रोड्यूस कराई? जमीयत ने कराई। मुनव्वर हसन ने क्या कहा? कत्ताल फी सबीलिल्लाह। मुनव्वर हसन ने हकीमुल्लाह को शहीद कहा और कहा कि जी 60,000 से ज्यादा जो सिविलियन जो फौजी मर चुके हैं वो शहीद नहीं है, वो सब अमरीका के गुलाम है। अच्छा, डॉक्टर उस्मान GHQ के हमले वाला कहाँ से मिला? मंसूरा से। श्रीलंकन टीम पे जो हमला किया बंदा, उसने एतराफ किया मंसूरा से मिला। अच्छा, धांधली की बात की तो धांधली तो देखें KPK में क्या उनको धांधला नजर नहीं आया? अभी जुडिशियल कमीशन बन गया, अब सारे जा रहे हैं उसमें। और जमात इस्लामी का दुख तो हम समझ सकते हैं कि जब से 87 से MQM कराची में आई है, हैदराबाद में आई, जमात इस्लामी वॉश आउट हो गई है। हाँ, 1970 में इनको बोर्ड मैंडेट मिला, 85 में मैंडेट मिला। फैसल भाई ने कुछ बात की, फैसल भाई ने कहा पहले तो ये बता दें कि आपके और जमात इस्लामी के एक दूसरे पे दोनों इल्जाम ठीक है? देखिए जी, हम तो हकाइक की बात कर रहे हैं, हम तो जो हकाइक बता रहे हैं वो हकाइक है, ये वो हकाइक है जो मैंने बयान किया, जो मीडिया पे भी जल चुके हैं और एजेंसियों की भी रिपोर्ट्स हैं। फैसल भाई ने बात की कि जी खौफ का बुत तोड़ने आया हूं, शुक्र है ये तो मान गए कि MQM से हमारी सीट पे या कराची में कोई मुकाबला नहीं है, तो ये खौफ का बुत तोड़ने नहीं आए थे, ये अंपायर की उंगली के इशारे पे आए थे। जिस तरह वो अगस्त में इस्लामाबाद में आए थे, यहाँ पे पार्लियामेंट पे कब्जा करने, PTV पे हमला किया इन्होंने हुकूमत को गिराने के लिए। अब अंपायर की उंगली का इशारा हुआ कराची पहुंच जाओ, कराची पहुंच गए। अब इशारा हुआ कि वापस आ जाओ जी, सीट आपको नहीं मिलनी, हम आपको सीट नहीं दिला सकते, क्योंकि 4 दिन पहले जो है वहां की आवाम ने अल्ताफ हुसैन भाई पे भरपूर एतमाद का इजहार किया और जिंदा लाशों ने जिंदा होकर दिखा दिया। कराची की आवाम को जिंदा लाशें भी कहते हैं और उनसे वोट भी मांगते हैं। अच्छा, इन्होंने ये बात की कि जी आधा महाजिर, अच्छा इमरान खान साहब कराची आते हैं तो वोट लेने के लिए सिर्फ महाजिर उर्दू स्पीकिंग वोट को अट्रैक्ट करने के लिए कहते हैं मैं आधा महाजिर हूं। कल भी क्या कर गए, कल इन्होंने आयशा मंजिल पर आके जलसा किया, उस जलसे की फुटेजेस अभी निकालने, कितनी कुर्सियां खाली थी, कितनी बदनजमी थी उसमें। उनके कारकुनान ने जब लाइट गई वहां पे तो उनके खवातीन के साथ क्या बदनजमी नहीं की, क्या बदतमीजी नहीं की। और फैसल वाडा साहब के गनमैनों को मूव एंड पिक के होटल में पुलिस ने क्यों मारा, ये भी पूछ लें। तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। कराची आऊं तो आधा महाजिर, पंजाब जाऊं तो पंजाबी, मियांवाली जाऊं तो नियाजी, KP के जाऊं तो पठान, बलोचिस्तान जाऊं तो कबाइली, ये नहीं चलेगा। आप कौमी लीडर है, या तो कौमी लीडर बने या फिर महाजिर बने। फैसल वाडा साहब क्विक रिस्पॉन्स मुझे आप बताइए इनमें से क्या कौन सी बात ठीक है? काशिफ साहब सबसे पहले ये कि देखिए, अगर इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि मेरे गनमैन्स को पुलिस ने हमारे झूठे लोग हैं, इन्होंने कनेक्शन काटे, हमारे ये गले काटते हैं, बिजली के जनरेटर के कनेक्शन नहीं होते फैसल वाडा, जनरेटर से जो है कनेक्शन बिजली के चलते हैं। आपका पूरा वहां पे इंतजाम बात सुन ले, जनरेटर का कनेक्शन नहीं होता। अभी यहाँ लाइट जाएगी तो जनरेटर यहाँ के सिस्टम को चलाएगा ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलेगा। इनके जनरेटर में तो डीजल खत्म हो गया, डीजल तो डाल नहीं सके उसमें। टीवी पे भी नहीं बैठने देते हैं। देखिए काशिफ साहब, कल आपके कैमरा से दिखाया, बल्ब इन्होंने उतारे, बिजली कनेक्शन काटे, गले काटने में ये एक्सपर्ट है, बिजली कनेक्शन काटना इनके लिए क्या मुश्किल था। पुलिस का जहां तक इन्होंने कहा मेरे गनमैन अगर मोहन पे पकड़े गए मैं सियासत छोड़ दूंगा। पकड़े नहीं गया, पुलिस ने आपके गनमैनों को मारा है वहां पर बदनजमी करने पे। चलो वो तो कह रहे हैं पकड़ा भी है तो पकड़ा भी, मैं सियासत छोड़ दूंगा। झूठे कातिल बेईमान भत्ताखोर ठप्पा माफिया है, ये इंटरनेशनल माफिया है। ये चलते हैं साउथ अफ्रीका, दुबई, लंदन, थाईलैंड, कराची, ये इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं। कातिल बेईमान भत्ता माफिया खोल ली है, हमने वो बुत तोड़ दिया है। वो कहते हैं हमने बुत गुजारिश करूं, देखें ये तो टेम्परेचर बड़ा बढ़ गया। आज 30 साल में कभी कैंपेनिंग की थी काशिफ साहब, कभी कैंपेनिंग की थी? 30 साल से अब ये भाग रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, जुलूस निकाले, घर घर जा रहे हैं। ना ही वहां इनका कोई वोटर है, ना ही कोई इनका वहां पे कारकुन है, ना ही कोई इनका वहां पोलिंग एजेंट है। खान साहब को ट्वीट करना, खान साहब ने लास्ट वीक ट्वीट की कि कोई NA246 में हमें पोलिंग एजेंट दे दो भाई। ये तो हाल है इनका। देखिए मैं भाई एक सेकंड सईद गनी साहब को सुन ले, नहीं ले सकेंगे। हजूर सईद गनी साहब
देखिए मसला ये है कि पीटीआई के दोस्त बहरहाल उनका हक है जिस तरह से चाहे अपनी कंपेन करें, जिस तरह अब ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम वाले ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है हम भी ये बातें सारी करते रहे, ये क्या वजह आप भी करते रहे, वो भी करते रहे, जमात इस्लामी भी करती रही। शिकायत तो है ना, ये तो कोई बात एमक्यूएम से शिकायत, हाँ सबको ही रही है, कत्ल करने की, बोरीबंद लाशों की, भत्ते की रही है ना, सबको ही। अब तो अल्ताफ हुसैन खुद कहते हैं कि हमारे पार्टी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो लैंड कटिंग करो, चाइना कटिंग और पता नहीं क्या खुद कह रहे हैं ना। तो अगर ये रियलाइजेशन पार्टी के अंदर तो अच्छी बात है और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए था कि उन लोगों को अलग करें उससे, और एक सियासी जमात के तौर पर उनकी जो है ना सर, अलग खारिज कर दिया। बहरहाल लोग तो बहुत सारे हैं ना, वो तो इस जमात का, लेकिन एक में जो वर्डिक्ट जो है वो ये कहता है कि 10 कमोबेश 10 मजहबी सियासी जमातें कराची में जिनके मिलिटेंट विंग है, अगर आपने कार्रवाई करनी है, बात पूरी कर लूं, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की रोशनी में मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ, देखिए जिस तरह आज ये बात कर रहे हैं तो इनको अचानक ही कल भी परसों भी जब मैं सुन रहा था इमरान खान साहब तो कह लगा कि मैं ये बात कर रहा हूँ अल्ताफ भाई माइंड ना करें, फिर कहने लगे मैं उनसे अपील करता हूँ कि खौफ की माहौल खत्म करें। 25 दिसंबर 2011 को जब कराची में जलसा कर रहे हैं तो उससे पहले आपको याद है वो लंदन गए थे, पता नहीं क्या क्या लेके कि मैं क्या कर दूंगा क्या नहीं कर दूंगा, आप बड़े बड़े इल्जाम लगाए, फिर उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा से कोई लड़ाई नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड अखबार में छपा हुआ है, अगर ये कहेंगे तो मैं कॉपी भिजवा दूंगा। उन्होंने कौम परस्त और एमक्यूएम से इताद हो सकता है, ये 25 दिसंबर के जलसे में जब ये आ रहे थे उससे पहले इनका स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा अखबार में क्वालिफाई किया था कि अगर मिलिटेंसी छोड़ दे तो चले ठीक है, फिर आज भी ये कह देंगे कि अगर ये छोड़ देंगे तो फिर हम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि एक रियलिटी क्या है, और मैं चूंकि ये मुझे जानते हैं मैं कितना एमक्यूएम के चाहने वालों में से हूँ, मैं सख्त तरीन मुखालिफों में से हूँ जो इनका तर्ज सियासत रहा है उसका, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एमक्यूएम है ही कुछ नहीं, रियलिटी तो है कराची, तो बहरहाल लोग मुझे पागल समझेंगे, कराची की रियलिटी है। हमें कोशिश करना चाहिए कि जो चीज़ें इनके अंदर ख़राब हैं अगर ये खुद उसको एडमिट कर रहे हैं तो इनको सपोर्ट करेंगे, इनको निकालें, उनसे अलग हों, सियासी जमात के तौर पे इनका जो इमेज है वो बढ़कर ऊपर आए। और अगर आप जिस तरह ये अभी बात कर रहे हैं, जिस तरह ये बात कर रहे हैं, तो ये माहौल ठीक नहीं होने वाला है। और ख़राबी वहीं होती है जब देखते हैं नीचे आके लोग बल्ले से मारते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, होता है इसीलिए कि जब ऊपर से इमरान खान साहब बोलेंगे, अल्ताफ हुसैन साहब बोलेंगे, फिर वो वाडा साहब पे आएगी, फिर इन पे आएगी, फिर नीचे वर्कर पे, वो बात ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ऊपर से आपको अगर टेम्परेचर ठीक रखना है, थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, अपना लहजा और अल्फाज दुरुस्त इस्तेमाल करें ताकि नीचे जो वर्कर्स हैं उनके अंदर ये जो कशीदगी वो ज़्यादा ना बढ़े और फिर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। राजा साहब, ऐसे आप 4 लोग मेरे सामने बैठे हैं, 3 जमातें एमक्यूएम के बारे में तकरीबन कमोबेश वही मौक़िफ़ रखती हैं, कोई एक जैसा मौक़िफ़ है, लेट्स पुट इट दैट वे। कोई इल्ज़ामात की नौइयत में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो फैसल वाडा साहब जो कह रहे हैं, जो आपने कहा, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी भी इसी किस्म की बातें करती रही है, करती है। ये इस इलेक्शन में ऐसा क्या नया होगा कि जो आप कहेंगे ये सब खत्म हो गया? क्योंकि आई नो एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट एन इलेक्शन। जी ठीक है, एक बात तो यह है काशिफ कि ये हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है, ये रेंजर्स कह रहे हैं, ये 8000 FIR कह रही हैं कि जो दर्ज हुई हैं, और उसके अलावा JIT रिपोर्ट्स कह रही हैं। यानी कोई ये इल्जामात का लफ्ज इसके साथ लगता नहीं है, न ये हमारा कोई पार्टियों का दूसरी पार्टी पे इल्जाम है। हम कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी हो चाहे किसी के खिलाफ हो। सलमान साहब कहते हैं कि बाकियों के भी मिलिटेंट विंग है, तो बिल्कुल सबके खिलाफ होने चाहिए। जिनके बारे में ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने नाम लिए हैं, तो उनके पास होना चाहिए। लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कहें कि चूंकि फलाह के खिलाफ नहीं हो रहा इसलिए हमारे खिलाफ भी ना हो। हम ये कहते हैं कि कोई भी हो, कोई फर्द है किसी भी सियासी जमात का, उसको किसी तरह से भी स्पेयर न किया जाए कि ये सियासी का जमात का है। यानी अगर बाकी जो है वो यही काम करके दहशतगर्द कहलाते हैं और उनके खिलाफ ऑपरेशन होते हैं और वही काम कोई और करे, तो फिर उसके बारे में ये सियासी वर्कर है, या ये कि अगर कोई बहुत ज्यादा गिरफ्त में आ जाए तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं। राजा साहब, ये पहले कराची का इलेक्शन आपसे पहले भी बात हुई, क्योंकि ये इलेक्शन के तनाजुर में प्रोग्राम है, कितने फेयर हो सकते हैं और कितने फेयर होते रहे। मैं ये कहता हूं कि इलेक्शन के तनाजुर में ये बात है कि अब 2 दिन रह गए हैं, इन 2 दिनों में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर बायोमीट्रिक की बात की गई है, इनकार कर दिया गया, मुश्किल नहीं हो सकता। यानी कराची जी नहीं हो सकता, इनकार कर दिया इलेक्शन कमीशन। क्यों नहीं हो सकता? कराची में बायोमीट्रिक मशीनें 5,000 मौजूद है। हर जो है कंपनियां उनके जो है वो 1 दिन के लिए लेना है और कोई मुश्किल नहीं है और इसमें कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। यानी चूंकि इलेक्शन की जो फहरिस्त है वो हमेशा चैलेंज हुई थी, लेकिन वो प्राइम साहब वो तो कंपनी ने, वो इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया ना। अब ये इस बात पे बात करने का बहस नहीं है।
बनती नहीं है कोई इस तरह की चीज। नहीं, हम इलेक्शन कमीशन को कह तो सकते हैं ना। वाडा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका दोनों का जवाब दीजिएगा, जाहिर आपने जवाब देना। फिर पुराचा साहब आपकी रिक्वेस्ट आ गई बायोमेट्रिक्स की, लेकिन वो मेरा हाल है इलेक्शन कमीशन, आप देखें इलेक्शन कमीशन पे क्या करता है। वाडा साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी काशिफ साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि गनी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि टेम्परेचर नीचे करने चाहिए, लेकिन हम फैक्चुअल बात करें। क्रिमिनल को क्रिमिनल ही कहेंगे, सफेद को सफेद ही कहेंगे, काले को काला ही कहेंगे। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे बताएं किस किस का डिनायल करेंगे आप। ये अमेरिकन स्टेट डॉक्यूमेंट कहता है वीजा प्रोसेसिंग के अंदर कि ये दहशतगर्द जमात है, MKM इज अ टेररिस्ट बैन पार्टी। उसके बाद FIRs हैं जिनमें इनके लीडर मुलविस हैं, मफरूर हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि जी सोलत मिर्जा को आप कहते हैं हमारा ताल्लुक नहीं है, आप कहते हैं ज़ारा शाहिद कत्ल केस में हमारा ताल्लुक नहीं है, सानिया बल्दिया टाउन में हमारा ताल्लुक नहीं है, रेंजर्स हमारे खिलाफ है, BBC हमारे खिलाफ है, मेट्रोपॉलिटन हमारे खिलाफ है, PTI हमारे खिलाफ है, जमात इस्लामी हमारे खिलाफ है, सिंध गवर्नमेंट ने जो केसेस किए वो हमारे खिलाफ है, जो एंकर इनके बारे में पॉइंट आउट करे वो खिलाफ है, हमारा बाइकआउट कर देंगे बैठने पर। तो पूरी दुनिया खराब है, इसका मतलब कोई खराबी आपके अंदर है, पूरी दुनिया तो रॉन्ग नहीं हो सकती। काशिफ साहब आखिरी चीज, काशिफ साहब आखिरी चीज, सलमान साहब को मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं रिजाइन कर दूंगा अगर उन्होंने मेरी चीज प्रूव की कि पुलिस ने मेरे गनमैन्स को मारा है, और अगर नहीं हुआ तो इनको रिजाइन करना पड़ेगा। मर्दों वाली डिबेट करें ना, ये क्या इल्जाम वाली बात है, वो कह रहे डील करें। आज के अखबार उठा लें, आज के अखबार उठा लें, उसमें कराची के अखबार में खबरें भरी पड़ी हुई हैं। और मेरा तो ये सवाल है कि जो कराची एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है काशिफ, कराची एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है जहाँ हमारे साथ जो पुलिस के गनमैन होते हैं वो भी कराची एयरपोर्ट के बाहर उतार लिए जाते हैं। कल वाडा साहब अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के साथ उस जहाज तक गए खान साहब को लेने के लिए टर्मिनल के अंदर, किसने इनको अलाउ किया? अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि 90 उसकी भी परमिशन है मेरे पास, उसकी भी परमिशन है, वेरी स्पेशल परमिशन है आपके पास तमाम कामों की स्पेशल परमिशन है। मैं आपके भी तमाम चीजें अभी ऑन रिकॉर्ड में आपकी भी बताता हूं मेरे भाई, मुझे बात कंप्लीट कर लेने दें। देखिए ये 30 साल से एक माइंड सेट है जो MKM के खिलाफ काम कर रहा है, क्योंकि MKM जो है स्टेटस को के खिलाफ पार्टी है। अगर आज MKM स्टेटस को की पार्टी बन जाए, 2% की पार्टी बन जाए, तमाम इल्जाम खत्म हो जाएंगे। अगर आज MKM एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर चलने लगे तमाम इल्जाम खत्म हो जाएंगे। सर 2% जो जागीरदाराना, वडीराना, चौधरी निजाम जो है स्टेटस को है, सर वही अगर हम बन जाए तो वही अगर हम पार्टी बन जाए तो कहते हैं टेक ओवर करें, हम आपके साथ। वो तो मुल्क की भलाई के लिए कहा ना अल्ताफ हुसैन भाई ने, मुल्क की भलाई के लिए, हालात को सुधारने के लिए। आज देखें तालिबान नहीं है मुल्क में, दाइश नहीं है मुल्क में, आर्मी पब्लिक का साना आपके ऊपर नहीं हुआ, KPK को जिसने कहा नया पाकिस्तान बना हुआ कहां बना? दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई, बड़ा सुना स्टेटस को के खिलाफ। मैं जानना चाहता हूँ वो कौन सा स्टेटस को जिसके आप खिलाफ है? नहीं जागीरदारों के साथ आप हुकूमतों में बैठते हैं। सर देखिए आप हर हुकूमत में रहे, मैं तो जागीरदार हूँ। हाँ, जमात इस्लामी के जो बड़े लीडर हैं, PTI के जो बड़े लीडर, जरदारी साहब का बेनजीर से शादी होने से पहले जरदारी साहब का कराची में एक सिनेमा घर था, वो वहां पे अपने काम करते थे, वहां पे बेचारे जागीरदार वो भी नहीं है जागीरदार। अच्छा हम पे इल्जाम लगता है MKM का मिलिटेंसी का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बड़ा मौजूद है, उसमें जो है वो केस में वो सुप्रीम कोर्ट के बाद। प्राचा साहब क्विक वर्ड फ्रॉम यू, मैंने ब्रेक में मुझे रिस्पॉन्ड करना है, मुझे प्राचा साहब का भी रिस्पॉन्ड करना है। इन्होंने कहा ब्रेक के बाद कीजिएगा, एक ब्रेक लेते ना, ब्रेक के बाद वापस आए। प्राचा साहब ने भी कहना, मुझे क्या इलेक्शन कराची में फेयर होते वैसे क्विक दो लफ्जों में, 2 जुमलों में मुझे बता। नहीं फेयर नहीं, दोबारा बता। फेयर नहीं होते हैं, पूरे मुल्क में नहीं होते। कौन अनफेयर करता है इलेक्शन? नहीं, जाहिर है कि वहाँ जो सबको पता है कि MKM की तरफ से बहुत सारी चीजें होती हैं। एक ब्रेक लेते हैं MKM की तरफ से, ब्रेक के बाद माशाअल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर इजाजत बाहर से मैं आपको आखिरी मैं मेरा वक्त टाइम खत्म हो जाएगा, इससे बड़ा टाइम जाया हो जाएगा, काशिफ ज्यादती हो जाएगी। नहीं बिल्कुल ज्यादती नहीं होगी आप हुजूर मुझे हैंडल कर लेने दें पहले आप, क्योंकि यू आई हियर ही इज ओनली स्पोकन वेरी लिटिल। धांधली के बारे में आप कुछ कहते थे, फिर प्राचा साहब को बात हल्की भी तो लास्ट क्योंकि आपने सारों का जवाब देना। धांधली तो होती है कराची और ये करते हैं मुतहदा वाले। देखिए जब आप कहते हैं 85% हमारी नुमाइंदगी जब आप लेते हैं तो इनके ऊपर ही सारी सवाल सारी कह रहे हैं। हाँ आप लोग करते हैं, सारी बहुत सी जमातें हैं काशी, सारी सारी जब ज़ारो जीतेगा उसी पे सारी बातें अवामी वोटों से जीतते हैं। एक बात जो मेरे दोस्त ने कही ना कि हम नबील कबूल आपसे एग्री नहीं करते वैसे, हम नबील कबूल MNA होते हुए वो बात करते हैं ना, बड़ा अच्छा रहता है। हम अगर एस्टेब्लिशमेंट से मिल जाए, इस्तीफा लेने के बाद अगर ये बातें कर रहे हैं तो ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा किसी से मिलकर ही पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में सेट करते रहे। जब जर्नलिज्म में आया तो पहला इंप्रेशन ये था ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही है। ये माना है, नहीं वसीम अख्तर ने आपके चैनल पे ये माना है मेरे साथ कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये किसी के कहने पे सारी चीजें करते थे।
तो ये कहना कि जी हम उनके साथ मिल जाएं, तो ये मेरा ख्याल है आप माजी में करते रहे ये चीजें। अच्छा, वसीम अख्तर ने माना है भाई। पराचा साहब क्विक वर्ड फ्रॉम यू सर। पराचा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? काशिफ बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं मुख्तसर कहूँगा। पहले कह चुका, मुझे इनकी बातों का रिस्पॉन्स में बहुत सारी बातें जमा हो जाएंगी, मुझे टाइम नहीं मिलेगा सर। टाइम तो थोड़ा ही मिलेगा जिसको, तो मुझे कल रिस्पॉन्ड करने देना सर। इससे बड़ा जागीरदाराना निजाम नहीं है कि जहां पर यह कहा जाए कि जो कायद का गद्दार है मौत का हकदार है। कोई पाकिस्तान में जागीरदार ये नहीं कहता। कोई जागीरदार जो है वो पाकिस्तान हकीमुल्लाह को शहीद किसने कहा? करने वाला कत्ताल फी सबीलिल्लाह का दर्द किसने दिया? 60,000 फौजियों के जिन्होंने गले काटे उनको शहीद किसने करार दिया? समझाए, मैं इनकी बात वो नहीं बोलते, जरा उनको खत्म कर जी। कोई बर्दाश्त करें, आप में बर्दाश्त ही नहीं है। अब बात सुने, स्टेटस को क्या है? हकाइक बताए ना। पराचा साहब क्विक रिस्पांस का आप मार्शल लॉ को आप दावत दे रहे हैं। ज़िया-उल-हक के दौर में कौन थे मजलिस शुरा में? ऑपरेशन होता है। ज़िया-उल-हक के मजलिस शुरा में जमात इस्लामी के लोग थे, एमकेएम के लोग नहीं थे। अभी अमेरिका से डॉलर किसने लिए? एफआईआर पाकिस्तान को और कराची के नौजवानों को कितने जहाज के नाम पे अफगानिस्तान भेजा? एक सेकंड में एक एक करके बात करें, लोगों को किसी बात समझ नहीं आई। पराचा साहब क्विकली खत्म कर ले बस। मैंने बाड़ा साहब जवाब मुझे देना पड़ेगा। बाड़ा साहब 20 सेकंड्स टू यू सर प्लीज। अब मैं क्लोजिंग आर में फिर हम क्यों की तरफ। बस काशिफ साहब हम चाहते हैं कि ये दहशतगर्दी की सियासत खत्म हो। ये 30,000 वोटों से शुरू करेंगे। 2 लाख वोट इनको इस बार नहीं मिलेंगे। जो नबील कपूर ने कहा वो कराची याद रखे। ये अगर मैंडेट जाली मैंडेट के अलावा जीतते हैं हम वेलकम करेंगे, लेकिन जाली मैंडेट ना हो। ये 30,000 वोटों से शुरू करेंगे जो कि इनके इलीगल वोट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। हमने ईसी को कहा है, लेकिन वो अभी भी उनका टाइम नहीं है। दे विल स्टार्ट फ्रॉम 30,000, वी विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ठीक, 30,000 कहते हैं जाली वोट आपका। बस मुझे आखिरी लास्ट वर्ड टू यू। काजी साहब देखें, बात यह है कि हम तो कहते हैं बायोमेट्रिक पूरे पाकिस्तान में लाया जाए। आर्टिकल 218 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन का पूरे मुल्क में निजाम लाया जाए। हम ये नहीं कि हम मुखालफत नहीं कर रहे इसकी। अच्छा, इन्होंने बात की पुरअमन इलेक्शन की। मैं ये कहता हूँ कि पीटीआई और जमात इस्लामी तो इत्तेहादी है केपीके में। अब बल्दियात इलेक्शन के नाम पे मुफादत की सियासत आई, इनका इत्तेहाद टूट गया। और वाडा साहब क्या बात कर रहे हैं कि कराची को खौफ से याद दिला देंगे। मैं ये कहता हूँ अगर 23 तारीख के बाद पीटीआई का कोई उम्मीदवार या कोई रहनुमा NA-246 की आवाम के दरमियान में उनके दुख तकलीफ पूछने आ गया, मैं अपनी सीट से रिजाइन कर दूंगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मैं आऊंगा, लेकिन आप भी वादा करें कि पुलिस वाला आपने करा। आपका वादा क्या है मुझे पता है यार। ठीक है, जाने दो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन गुफ्तगू। अब 2 दिन बाद कराची का इलेक्शन भी है, कल कैंपेन खत्म होगी, देखते हैं हालात किस तरह जाएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।